दोस्तों 8 नवंबर 2016 ये डेट तो आप लोग को जरूर याद होगी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके पीछे खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसे नोट बंद करने से देश में फैले भ्रष्टाचार में कमी आएगी और आगे चलकर देश एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो सकता है। भ्रष्टाचार पर यह फैसला एक बड़ी चोट है, पर देश में भ्रष्टाचार और घोटालों का लंबा इतिहास है, जिन पर ना अब तक कोई बड़ी चोट हुई है और न ही कोई सख्त कार्रवाई। दोस्तों हम आपको बताएंगे देश के बड़े घोटालों के बारे में, जिनके सामने आने के बाद देश चौंक गया था। इनमें से कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जो भूटान, मालदीव जैसे देश के बजट से भी अधिक हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करते हैं। कोलगेट घोटाला 1.86 लाख करोड़ रुपीस। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था। दोस्तों अगर देखा जाए तो कोयला घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला था। शुरुआती दौर में कोयला घोटाला को लेकर जो रिपोर्ट्स आई थी उसकी राशि स्पेक्ट्रम घोटाले से 6 गुना ज्यादा थी, लेकिन बाद में सरकारी कंपनियों का नाम हटाने के बाद ये घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपयों का निकला, अर्थात स्पेक्ट्रम घोटाले से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा का घोटाला। शुरुआती रिपोर्ट में ये घोटाला 10 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जब सरकारी कंपनियों को इस लिस्ट से हटाया गया तो ये घोटाला 1.86 लाख करोड़ का निकला। इस घोटाले के बाद विपक्ष ने पीएम मनमोहन सिंह से उनका इस्तीफा मांग लिया। जिस दौरान ये घोटाला हुआ था उस दौरान 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें भी गायब हो गई। हालांकि बाद में 7 फाइलों का पता चला जिसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे घोटाले के बारे में, जो कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है। 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम। स्पेक्ट्रम घोटाला देश के इतिहास का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का बताया जाता है। उस दौरान टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा ने अलग अलग कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस कौड़ियों के दाम में बेच दिए थे। इस नीलामी की वजह से सरकार को $39 बिलियन का नुकसान हुआ था। कैंग ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले में हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद ए राजा को मंत्री पद से हटा दिया गया था। इस घोटाले की आंच पीएमओ तक पहुंची और खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जवाब दिया था। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी दयानिधि मारन पर भी इस घोटाले की गाज गिरी। ये घोटाला इतना व्यापक था कि इनमें नेता, मंत्री, अफसर, उद्योगपति, मीडिया कर्मी आदि तक लिपटे थे। इतना ही नहीं, अब आगे और भी इंटरेस्टिंग और बड़े बड़े स्कैम के बारे में बात करते हैं। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए। दोस्तों विजय माल्या को हम सब तो जानते ही हैं। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीजें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी विजय माल्या की। देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में माल्या देश से फरार हो गया और ब्रिटेन में शरण ली। विजय माल्या पर कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपयों से अधिक का बकाया है, जिसे उसने अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए लोन के रूप में लिया था। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रुपए। दोस्तों 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों का भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन उसके घोटालों के चर्चे पहले से ही अखबारों की सुर्खियों में आ गए थे। जितनी चर्चा खेलों को लेकर नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए घोटालों को लेकर हुई।
खेलों के आयोजन में हुए घोटालों की जांच के लिए बनी समिति ने पाया कि फर्जी कंपनियों को पेमेंट दिया गया है। साधारण से साधारण चीजें जैसे लिक्विड सोप डिस्पेंसर 9,379 रुपीस की दर पर किराए पर लिया गया है। खेलों से कुछ जुड़े उपकरण उनके निर्धारित दाम से कई गुना ज्यादा दाम पर सिर्फ किराए पर लिए गए थे। इस घोटाले में सीधे तौर पर कॉमनवेल्थ खेलों की समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया गया था। कॉमनवेल्थ खेलों के घोटालों की कुल रकम 70,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। ये अब तक के सबसे पॉपुलर स्कैम्स में से एक है। नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी 11,400 करोड़ रुपए। दोस्तों, डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक ये धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में, या फिर हम यूं कहें कि इस स्कैम में, नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने नीरव मोदी और कंपनियों पर आरोप लगाते हुए सीबीआई में केस दर्ज कराया था। वो पीएनबी से ऋण के बदले मार्जिन राशि का भुगतान किए बिना LOU प्राप्त करने से जुड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती तो पीएनबी को रकम चुकानी पड़ती। हर्षद मेहता घोटाला 10,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की रिलीज के बाद 2020 में चर्चा में आ गए। सरकारी मानदंडों में खामियों का पता लगाने के बाद वो बैंक रसीदों और स्टैम्प पेपर घोटाले और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटाले में शामिल हो गया। हर्षद मेहता विभिन्न बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेने और उनके शेयर बाजार में रखने में कामयाब रहा। फिर फिक्टिशियस प्रैक्टिस के जरिए वो जिस स्पेसिफिक कंपनी में निवेश कर रहा था उसका स्टॉक मूल्य बढ़ा देता था। ये प्रोसेस तब तक अच्छी तरह से चलती रही जब तक ये स्टॉक क्रैश नहीं हो गया और नुकसान बहुत बड़ा था, 10,000 करोड़ रुपए, जो कुल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से अधिक था। मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में रखा गया था। ये भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। स्टैम्प पेपर घोटाला। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। स्टैम्प पेपर घोटाला शायद भारत के इतिहास का सबसे अजीब घोटाला था। अब्दुल करीम तेलगी, जो कि फल और सब्जियां बेचा करता था, उसने नकली स्टैम्प पेपर छापकर करोड़ों का घपला किया। तेलगी पहले नकली पासपोर्ट बनाकर लोगों को ठगाता था, फिर उसने नकली स्टैम्प पेपर छापकर बैंक, बीमा कंपनियों, विदेशी निवेशकों और शेयर ब्रोकिंग कंपनियों को बेचे। इस घोटाले की वजह से तेलगी ने 12 राज्यों में 20,000 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की। इस घोटाले में तेलगी का साथ दिया पुलिस और कुछ सरकारी ऑफिसरों ने। नार्को टेस्ट में साबित हुआ कि शरद पवार और छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता भी इस घोटाले में मिले हुए थे। तेलगी को 2007 में 13 साल की कड़ी सजा हुई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा। तेलगी के 42 साथियों को भी 6 साल की सजा हुई। आपको बता दें कि हाल ही में नकली स्टैम्प पेपर घोटाले में शामिल अब्दुल करीम की बेंगलुरु के एक अस्पताल में मौत हो गई। विक्टोरिया अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक तेलगी की हालत कई दिनों से गंभीर चल रही थी और इसी वजह से उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े से बड़े घोटाले, या फिर हम यूं कहें कि स्कैम जो पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।